अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अब तक कोलाइडल सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स पढ़ी और आज हमने हमारा लास्ट जो छोटा सा इसका हिस्सा है टॉपिक का उसको कंप्लीट करना है और फिर आपका ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। आज हमने देखनी है कि कोलाइडल सिस्टम जिस भी फॉर्म में पाए जाते हैं उनकी खुसूसियात क्या होती हैं। नंबर 1, टिंडल इफेक्ट। इफ़ अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज़ पास थ्रू अ कोलाइडल सिस्टम its path can be observed because the colloidal particles scatter light। क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के ऊपर चिमटे होते हैं और सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए अगर आप रोशनी को एक सफ़ेद शुआ की शक्ल में ऐसे कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर से गुजारें तो जो रोशनी है उसको ये बखेर देती है। This is called as Tyndall effect and the path of light which appears as a cone is called as Tyndall cone। तो क्योंकि लाइट को ये एक तिकोने शक्ल में हर तरफ अतराफ में बखेर देती है, इसलिए जो कोन नुमा हिस्सा तिकोना नुमा हिस्सा जो बनता है उसे हम टिंडल कोन कहते हैं और इस इफ़ेक्ट को, इस बात को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। This property of colloidal particles enable us to detect the presence of colloidal particles। क्योंकि ये पार्टिकल्स आपस में चिमटे होते हैं और ये सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं, जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड फॉर्म में नेकेड आई में नज़र नहीं आते, फिर भी ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसे हमें पता चल जाता है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से स्कैटर होते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक था, बॉटनिस्ट थे यानी पौधों के ऊपर काम करते थे। 1927 में इन्होंने कोलाइडल पार्टिकल्स की एक रैंडम बेतरतीब मूवमेंट के बारे में बात की और उस मूवमेंट का नाम फिर इनके नाम पर ही ब्राउनियन मूवमेंट रखा गया। ब्राउनियन मूवमेंट है क्या? क्योंकि एक्चुअली जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये देख तो सकते नहीं हैं, ये तो बेजान चीज़ हैं और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। तो जब ये किसी चीज़ के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो ये बेतरतीब मूवमेंट शो करते हैं। इस मूवमेंट के दौरान अपने आसपास के मॉलिक्यूल से टकरा भी जाते हैं। टकराने के बाद ज़ाहिरी बात है जो ज़ोर पड़ता है इनके ऊपर उससे ये दूसरी डायरेक्शन की तरफ धकेले जाते हैं। इस तरह मुसलसल ये मूव करते रहते हैं। इस रैंडम खुद ब खुद होने वाली मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। उससे पहले हमने एक और जो छोटा सा टॉपिक है वो है, इस पर देखना है एड्जॉर्प्शन। कोलाइडल पार्टिकल्स एग्जिबिट अ हाई टेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्प्शन या टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू एडहियर टू द सरफेस ऑफ सर्टन सॉलिड्स और लिक्विड्स। ये जो पार्टिकल्स हैं ये मुख्तलिफ सॉलिड या लिक्विड्स के साथ एडहियर, चिपकने की सलाहियत रखते हैं और जैसे जैसे सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाते जाएँ, इनको स्पेस देते जाएंगे तो ये ज़्यादा एडहियर अटैच होते चले जाएंगे। सो कोलाइडल सिस्टम प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन। इसका मतलब है कि इनको अगर आप सरफेस एरिया जगह फराहम करते रहेंगे तो ये मज़ीद आयन्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर हल कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। Colloidal particles of a colloidal suspension carry same electrical charge, either positive or negative. For example, clay particles. These charges result from the absorption of free ions in the dispersion medium। अब जिस भी मीडियम में इनको बनाने के लिए रखा गया है उसके मुताबिक इनके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, उस वक्त चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म के पार्टिकल उस वक्त कोलाइडल सोल्यूशन में मौजूद हैं। So the polarity of the egg is determined by cell matrix because when certain eggs have been centrifuged, the cell components become stratified, but original polarity is maintained. This property is also due to stable colloidal nature of the cytoplasmic matrix। क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम्स हैं, लिपिड्स हैं और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं। तो जिस किस्म के आयन की तादाद किसी वक्त थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है उसके मुताबिक ही उस चीज़ के अंदर पोल्स बन जाते हैं। अगर पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव पोल है। यहाँ मिसाल है कि अगर जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह एटम्स अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दो अपोजिट पोल्स जो है वो बन सकते हैं। अब ओवरऑल डिपेंड करता है कि जो हमारे पास उसका कोलाइडल सिस्टम मौजूद है उसके अंदर पोलैरिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के आयन्स और चार्जेस उसके अंदर ज़्यादा हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट इन रिलेशन टू द सॉल्वेंट। एक जो सोल्यूशन है उसकी थिकनेस, उसकी मुर्तकिज़पन वो कितना है, उसका तनासुब किस तरह से हो सकता है, उसको अगर हम देखें कि सॉल्यूट कितना हल किया गया है सॉल्वेंट में। सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो हमने 2-3 बातें हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। परसेंटेज।
If in a solution the volume or weight of the solute is expressed as the percentage composition by weight, for example if 5 gram of sugar is added to 95 gram of water, a 5% solution will result. जब हम सोल्यूशन बनाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में तो उनको एक मखसूस तरीके से बनाया जाता है और उसमें एक मखसूस मिकदार को बनाया जाता है, क्योंकि जिस भी हमने केमिकल रिएक्शन में या अपने जो परफॉर्मेंस करनी है लेबॉर्ट्री टेक्निक्स में उनको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए वो ख़ास मिकदार होना बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए सॉल्वेंट की जो मिकदार है वो उसको वेट की शक्ल में मेजर करके तो पानी में डाला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 5 ग्राम चीनी है और मैं 95 ग्राम पानी ले लेती हूँ तो मैं टोटल जो है वो 100 ग्राम सोल्यूशन हासिल कर पाऊँगी, क्योंकि 95 मेरे पास पानी है तो 5 मैं शुगर डालूँगी तो वज़न के हिसाब से 100 ग्राम सोल्यूशन जो है वो मुझे हासिल हो जाएगा। अब इस 95 ग्राम पानी के अंदर मैंने शुगर सिर्फ क्योंकि 5% डाली है तो ज़ाहिरी बात है मैं ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है वो कंसीडर करूँगी कि ये इस सोल्यूशन की जो चीनी का मैंने पानी बनाया है जो सोल्यूशन बनाया है उसकी कंसंट्रेशन 5% है। Morality. The morality of a solution is the number of moles of a solute per liter of a solution. एक सोल्यूशन जो हम 1 लीटर की मिकदार में बनाते हैं उसमें सॉल्यूट के हमने कितने मोल्स डाले हैं इसको कहते हैं मोरालिटी। मोलारिटी जो है ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको एम से लिखा जाता है। केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मोल्स की शक्ल में जो सॉल्यूट्स हैं उनको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है ताकि हम मिकदार को आराम से समझ सकें। 1 mole of any substance is equivalent to 6.023 into 10⁻23 molecules। अब क्योंकि हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देखा नहीं है तो हमें उनके एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास वगैरह सब मालूम है, तो इससे हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया अपने लिए कि किसी भी चीज़ का अगर हम 1 मोल ले लें तो उस चीज़ में जो कंपाउंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे। 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23, यानी ये बात बहुत लंबी लाखों करोड़ों से ऊपर चली जाती है। इसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। द मोलारिटी इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन एंड नॉट द अमाउंट। ये बताती है किसी भी चीज़ की मुर्तकिज़पन कि कितना थिक है, कितनी इसकी कंसंट्रेशन है, लेकिन ये मिकदार नहीं बताती। सो इफ़ अ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ कॉल्ड एज मोलर सोल्यूशन। तो अगर हम किसी सॉल्यूट का जो है मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक उसका वज़न मापें और उसको हम पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर उसको हल करें और उसका दर्जा हरारत हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, जो कि हमने एक स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया है, तो हम कहेंगे कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो बनाया है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का? उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक वेट को टोटल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज इज 342.3 अप्रॉक्सीमेटली। तो सुक्रोज जो है आपको पता है इसका जो केमिकल फार्मूला है C11H22O समथिंग है, आई थिंक 13 है या 12 है। तो इस तरह से हमने सारे एटम्स की तादाद को उनके जो एटॉमिक वेट है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है। सो अ मोलर सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज विल कंटेन 342.3 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज इन 100 ml। 100 ml जो है वो 1 लीटर के बराबर है। जिस तरह के आप आम कोक वगैरह पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि 1 लीटर उसमें वो भी एक किस्म का सोल्यूशन ही है जिसमें पानी, चीनी, कार्बोनेटेड वाटर और सोडा वगैरह जो उन्होंने डाला हुआ है। तो 1 लीटर जो सोल्यूशन है एक्चुअली उसमें 1000 ml एक्चुअली पानी है। तो ml जो है मिलीलीटर, ये छोटी इकाई है, लीटर बड़ी इकाई है। तो इसमें चीनी का अगर आप 342.3 ग्राम जो है वज़न करके डालते हैं तो ये आपने 1 मोलर सोल्यूशन उसका बनाया। ज़ाहिरी बात है अगर आपने इसको 2 मोलर करना है तो फिर वो हम डबल करते जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मोलालिटी की। ये भी थोड़ा जो है टर्म मोलारिटी और मोलालिटी दोनों आपस में लिंक करती हैं, थोड़ा सा मिलती जुलती हैं। इफ़ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन 1000 cc ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ 1 मोलर। फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी मोर देन 1 लीटर। अगर आप 1000 पानी लेते हैं ml और उसके अंदर जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है उसको मैयर करके उतना वज़न जो है वो डिजिटल बैलेंस के थ्रू मैयर करके उस कंपाउंड का पानी के अंदर हल कर लेते हैं तो 1 मोलर सोल्यूशन आप बनाते हैं। अब मोलर और मोलर में क्या फ़र्क है? अभी हमने जो ऊपर देखा, हमने देखा था कि 95 हमने पानी लिया था और 5 हमने वो मिकदार ली थी। तो मोलारिटी में हम जो है वो ओवरऑल मिलकर दोनों चीज़ों को
मॉलिक्यूलर वेट को पानी के अंदर हल इस तरह से करते हैं कि हमने 1000 ml या 1 लीटर सोल्यूशन हासिल होता है। इसमें हम 1 लीटर जो है वो सिर्फ पानी लेते हैं। तो जब हम उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालेंगे, जो भी हमने मॉलिक्यूलर वेट करके निकाली है, तो जब हम इसका वज़न करेंगे तो 1000 लीटर से इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं 1 मोलर। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी मोर देन 1 लीटर। यानी आपने पानी 1000 लेना है और फिर उसके अंदर अपना सॉल्यूट ऐड करना है, जैसे कि 342 ग्राम अगर आपने ऐड किया तो ये टोटल कहीं ज़्यादा हो जाएगा।